मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 401 दौड़ता हुआ आदमी। सर्वनाश का लोहार C401 दौड़ता हुआ आदमी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 401 दौड़ता हुआ आदमी। क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कहता हूं नहीं, मेरा मतलब नहीं है। अब चले जाओ। तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपसे जाने को कह रहा हूं। मैं भी मूल्यांकन टीम का हिस्सा हूं। सेठ ने एक क्षण सोचा। क्या तुम भी उन जोकरों में से एक हो जो कोने में खड़े रहते हैं? तुम लोग वाकई कुछ खास हो। एक ने शौचालय में मुझ पर घात लगाई और दूसरे ने बार में मेरा पीछा किया। उसने दुख जताते हुए कहा। युवक शर्मा गया। आप सीधे भोज में मुझसे संपर्क कर सकते थे। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता था। उसने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। तो फिर गिल्ड हाउस में अपॉइंटमेंट ले लो। मुझे टीम लीडर के रूप में चुना गया था। किसी अधीनस्थ से समय मांगना अनुचित लगा। राजकुमारी तुम्हें जो चाहे कह सकती है, लेकिन मैं किसी का अधीनस्थ नहीं हूं। सेठ को गुस्सा आने लगा। खैर, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। उन्होंने बिना रुके कहा और अपनी मेज पर बैठ गए। क्या मैं भी कुछ पी सकता हूं? उन्होंने आगे कहा। आपकी मर्जी। हालांकि मैं उन लोगों के लिए भुगतान नहीं कर रहा हूं जो खुद को आमंत्रित करते हैं। उसने पेय पदार्थों की सूची देखनी शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे ही सेठ ने स्वयं भुगतान करने की बात कही, उसने तुरंत सस्ते विकल्पों की ओर ध्यान दे दिया। सस्ते सामान भी इतने महंगे क्यों हैं? वह बुदबुदाया। तो फिर मत खरीदो अगर तुम पैसे नहीं दे सकते। वेडन ने एक गोली चलाई और अपने कंधे उठा दिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। घुसपैठिए ने अंततः मेनू में सबसे सस्ता पे ऑर्डर किया। क्या हम फिर से शुरू करें? मैं बेन हूं, बेन हॉकर। उसने अंततः अपना परिचय दिया। और तुम क्या चाहते हो, बेन? बेन ने वेदांत की ओर देखा। मेरे दोस्त को इस तरह से मत घूरो और अपना काम मत बताओ। सेठ ने बदमिजाजी से टिप्पणी की। मैं आपसे पूछना चाहता था, आप अपनी शक्ति का अधिक उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने पार्टी में आपके कौशल को देखा और डेल्टा में आपकी स्थिति के बारे में सुना। आप अपनी क्षमताओं से बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सेठ पहले से ही बीटा की निकासी में मदद करने के लिए काफी संसाधन खर्च कर रहा है। लेकिन वह और भी बहुत कुछ कर सकता था। आप अपने सामान की कीमत कम कर सकते थे या बांट सकते थे। बेहतर उपकरणों के साथ लोगों के लिए जीवित रहना आसान हो जाएगा। आपका पैसा बहुत से लोगों की मदद कर सकता है। मिना स्मार्ट जंगल को शांत करने में मदद कर सकता है। मुझे यकीन है कि आप मुझे वहां मौजूद कुछ उच्च स्तरीय काल कोठरियों को बंद करने में भी मदद कर सकते हैं। वेडन ने सांस ली, लेकिन सेठ ने उसे रोक दिया। उसने अपने ड्रिंक से एक घूंट लिया। मैं क्यों? क्यों? बेन ने हैरानी से पूछा। क्योंकि यह सही काम है। एक व्यक्ति के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, हमें इतनी अपार शक्ति दी गई है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका इस्तेमाल सबके भले के लिए करें। दिया। सेठ ने भावशून्य होकर पूछा, लेकिन अंदर ही अंदर वह उबल रहा था। हाँ, हमें ये शक्ति दी गई है, इसलिए हमें जहां भी संभव हो मदद करनी चाहिए। सेठ ने गहरी सांस ली। काफी समय हो गया था जब से उसने काम पर लेस देन शांत प्रतिक्रिया ग्रेटर देन महसूस की थी। मुझे बताओ, जब से दुनिया बर्बाद हुई है, तुमने सत्ता पाने के लिए क्या किया? बेशक, मैंने लड़ाई लड़ी। मैंने राक्षसों को मार डाला और अपने शहर के लोगों की रक्षा के लिए कालकोठरी बंद कर दी। इसी वजह से मुझे क्लास हीरो का खिताब मिला। तो आपने शुरुआत में एक मजबूत बल प्राप्त किया और फिर लड़ाई करके और लोगों की मदद करके स्तर को ऊपर उठाया। हाँ, मैंने इसे अपना कर्तव्य समझा। ईर्ष्यापूर्ण। क्या आप सर्वनाश के ठीक बाद मेरे अनुभव को जानते हैं? नायक ने लोहार की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि यह सब कहां जा रहा है और वह बस उसके आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे एक ऐसी क्लास मिली जो मैं कभी नहीं चाहता था। जब मैं इसके साथ समझौता कर चुका था, तब भी मैं केवल भाग सकता था। मैं भागता रहा और भागता रहा। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बस जीवित रहने और अपनी लड़ाइयां चुनने का मौका पाने के लिए। जब मुझे लगा कि मैंने कोई रास्ता खोज लिया है, तब भी मुझे भागना पड़ा। और मुझे जीवित रहने की न्यूनतम क्षमता रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने ठंडे स्वर में समझाया। मैंने नहीं, मैं एक लड़की को जानता हूं जो गंभीर अवसाद से गुजर रही थी और इस व्यवस्था के लागू होने से ठीक पहले उसने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। वह मानवीय परिस्थितियों में जीवित रहने में कामयाब रही, सबसे बुरे हालात से बाहर निकली, अपने साथियों को मरते और प्रताड़ित होते देखने के लिए मजबूर हुई और फिर भी आगे बढ़ने में कामयाब रही और आज शक्तिशाली बन गई है। और आप मुझे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार वह या मैं या कोई भी अन्य व्यक्ति जो कुछ इसी तरह से गुजरा है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि हम कुछ व्यर्थ परोपकार के लिए अपना समय या संपत्ति बलिदान कर दें। नहीं, लेकिन कई लोग मारे गए और कष्ट सहे, लेकिन उठ के हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका दिया गया। जो आगे बढ़े हैं, उन्होंने बदलाव के लिए कड़ी मेहनत की है। आपको उनसे बलिदान की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बातचीत खत्म हो चुकी है। लेकिन उन लोगों का क्या जो अभी भी पीड़ित हैं? मैं तभी कार्य करता हूं जब मुझे इसकी आवश्यकता महसूस होती है, न कि इसलिए कि कोई गर्म हवा का गुब्बारा मुझे ऐसा करने के लिए कहता है। इतना कहकर सेठ बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। आपने और वेडन के पे का भुगतान किया और बॉने को बार से बाहर खींच लिया। बारकीपर ने बेन की तरफ तीखी नजर से देखा, जिसने अभी अभी अपने सबसे अच्छे ग्राहकों में से एक को भगाया था। नायक ने अजीब तरह से अपनी शराब पी और चला गया। टावर मास्टर, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं बस नाराज हूं। मुझे हमेशा से इस तरह के उपदेशक नापसंद रहे हैं। बॉने ने सोचते हुए सिर हिलाया। सेठ को हमेशा से ऐसे लोग नापसंद थे जो दूसरों पर अपनी नैतिकता थोपना चाहते थे। बेशक, ये लोगों से ज्यादा काल्पनिक किरदारों के बारे में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में ऐसे किसी व्यक्ति से मिलेगा। यह उसका पहला मौका था। अगर नेता ऐसा कुछ करता तो शायद उसे मूल्यांकन में शामिल होने के बारे में फिर से सोचना चाहिए, या राजकुमारी से बात करनी चाहिए। उस रात वह बिस्तर पर अकेला था। मीना और दूसरे अभी भी उच्च स्तरीय कालकोठरी में थे। लेस देन शांत प्रतिक्रिया ग्रेटर देन के कारण उसे शांत होने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उसने कार्यशाला में प्रवेश करने का फैसला किया। वह क्या करे? वह जमीन पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। फिर लेस देन ऊर्जा संचार दो ग्रेटर देन शुरू किया। अपने मन प्रवाह और सांस लेने के समन्वय पर ध्यान केंद्रित करने से उसे हमेशा शांत रहने में मदद मिली। प्रेरणा से प्रेरित होकर वह खड़ा हुआ और लेस देन ओलंपियन सिल्वर ग्रेटर देन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इससे पहले वह साधारण चांदी को परिष्कृत करने में संघर्ष कर रहा था, लेकिन लेस देन किन ऑफ फायर ग्रेटर देन के साथ वह लेस देन मिथिल ग्रेटर देन के साथ ऐसा करने के लिए तैयार था। फिर भी हेफिस्टोस की सांस लेने की तकनीक का संचालन और धातु को परिष्कृत करना एक ऐसा काम था जिसके लिए उसे पूरी एकाग्रता की आवश्यकता थी। गढ़ से लूटी गई लेस देन मिथिल ग्रेटर देन की सलाखों के साथ लगभग 200 थी। कई प्रयासों के बाद वह लेस देन मिथिल ग्रेटर देन के 45 बार को महाकाव्य लेस देन ओलंपियन सिल्वर ग्रेटर देन के 30 बार में बदलने में कामयाब रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। घड़ी की ओर देखते हुए अब बिल्कुल सही समय था। दिन का छठा घंटा। सेठ स्टोरेज रूम में गया, जहां वह एक विशेष शेल्फ के सामने रुका। यहां खून से भरी शीशियों की कतारें लगी हुई थीं। यह विशेष रथ था। ये सभी रथ सियार और गधे जैसे राक्षसों से लिए गए थे जिन्हें उसने और उसके दोस्तों ने पिछले महीनों में एकत्र किया था। अनियमितता के कारण उसने लेस देन बोन्स ऑफ सेठ ग्रेटर देन बनाने में फिर से हाथ नहीं डाला था। लेकिन आज उसे कुछ अलग महसूस हुआ। वह 80वें स्तर के बॉस मॉन्स्टर अनुबिस जैकल का दुर्लभ रथ और गोल्डन जैक्सर का दुर्लभ रथ लेकर आया, जो लेस देन बोन्स ऑफ सेठ ग्रेटर देन के लिए फॉर्मेशन में था। जब फॉर्मेशन के खांचे खून से भर गए तो उसने वह कारण बताया जिसकी वजह से वह इतना आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। लेस देन उल्कापिंड लोहा ग्रेटर देन अकेले ही महाकाव्य था और उसके पास उसकी लकी ट्रिंकेट अंगूठी थी। यहां तक कि इसके एक महान सामग्री बनने का भी मौका था। दुर्भाग्य से मास्टर माउंटेन द्वारा दिया गया लोहे का टुकड़ा चाकू बनाने के लिए पर्याप्त बड़ा था, लेकिन सेठ के पास एक और विचार था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि इसके बाद इसका क्या प्रभाव होगा। उसने इसे संरचना के अंदर रखा और ब्लूप्रिंट के निर्देशों का पालन करते हुए मैना को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। खपत बहुत ज्यादा थी और इस प्रक्रिया के दौरान उसे शक्ति की आपूर्ति जारी रखने के लिए कई मैना पोषण पीने पड़े। बहुत समय हो गया था जब मैंने आखिरी बार रहस्यमय परिवर्तन देखा था, जब संरचना का खून उबल गया था और भाप लोहे में प्रवेश करने लगी थी। लेस देन उल्कापिंड लोहा ग्रेटर देन जो पहले काला और चमकीला था, वह गहरे लाल और काले रंग के कई रंगों में बदल गया था। लेस देन सेठ की हड्डियां, शिल्प सामग्री विशेष।
उल्कापिंड लोहा एक रहस्यमय इच्छा शक्ति रखता है, अराजकता और विनाश के देवता सेठ की शक्ति से धन्य है। यह विनाशकारी इच्छा शक्ति रखने के कारण उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त कर चुका है। इसमें विनाश, रेगिस्तान और तूफान के बीच बदलते अराजक गुण हैं। ग्रेटर देन। विवरण देखकर लोहार अपनी मुट्ठी बांधकर नाचने से खुद को रोक नहीं सका। यह एकदम सही था। सामग्री तैयार करने के बाद वह सोल स्मिथी में वापस आ गया। उसके पास लेस देन बोन्स ऑफ सेठ ग्रेटर देन, लेस देन ओलंपियन सिल्वर ग्रेटर देन था और अंत में उसने अपनी सूची से लेस देन क्राइसोप्रास को ग्रेटर देन निकाला। पत्थर के विशालकाय पत्थर के कोर में एक धातुई गुण था जो इसे सोने से लगभग अप्रभेद्य बनाता था केवल दिखने से। वह बेहिम्मत की धुन गुनगुनाने लगा और शुरू हुआ। लेस देन ओलंपियन सिल्वर ग्रेटर देन की 9 छड़ों से उन्होंने 9 लंबी किस्में गढ़ी जिन्हें उन्होंने मोड़कर एक चमकदार चांदी का शाफ्ट बना दिया। लेस देन ऊर्जा परिसंचरण 2 ग्रेटर देन का उपयोग करके उन्होंने गोल कोर को एक चपटी आंसू की बूंद के आकार में बदल दिया जो उनके हाथ की लंबाई के बराबर थी लेकिन संकरी थी। लेस देन सेठ की हड्डियों ग्रेटर देन से उसने भाले की नोक बनाई और आंसू के आकार के कोर को उसके आधार में जोड़ दिया। सेठ ने तैयार नोक को चांदी के शाफ्ट के अंत में लगाया जहां उसने इसे लटके हुए चांदी के धागों के सिरों के साथ सुरक्षित रूप से जगह पर रखने के लिए उलझा दिया। चांदी की 10वीं पट्टी का उपयोग भाले के बरकैप, आभूषण, बोल्ट और हथियार के पूरे ढांचे को मजबूत करने में किया गया। उसे यह विचार एलिसन के लिए बनाए गए डंडे से आया था। उसका डंडा एक क्लब के रूप में भी काम कर सकता है तो क्यों न एक जादुई डंडा बनाया जाए जिसे भाले के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। वह हर समय भीमकाई की धुनें गाता रहा और फिर भी नहीं रुका। अगला था जादू और सेठ ने पेरिथस पनिशमेंट को चुना था। पेरिथस एक नायक था जो हेड्स की पत्नी को चुराने के लिए अंडरवर्ल्ड में आया था, लेकिन जब वह और उसका साथी आराम करने के लिए एक चट्टान पर बैठे तो वे उसे बंधे हुए थे और हिलने में असमर्थ थे। यह एक पृथ्वी प्रकार के जाल प्रभाव की तरह लग रहा था। सेठ ने एक छोटी सी प्लेट तैयार की थी जिस पर वह प्रतीक चिन्ह उकेर सकता था। यह एक अमूर्त प्रतीक था जो पत्थर पर एक बट की तरह दिखता था। एक एकल श्रृंखला पैटर्न प्रतीक चिन्ह से उत्पन्न हुआ और भाले की नोक से उसके बट तक फैला हुआ था। जब उसने आइटम खत्म किया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह आंकड़े नहीं देख सका। इसका मतलब था लेस देन डिंग, आप एक महान वस्तु बनाने वाले पहले व्यक्ति हैं। आपने 10 अतिरिक्त कौशल अंक प्राप्त किए हैं ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, शीर्षक ब्लैकस्मिथ ऑफ लेजेंड्स प्राप्त हुआ। आपने एक महान वस्तु बनाई है। सभी आंकड़े जोड़ 1 0 ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, शीर्षक ड्रीमी प्राप्त हुआ। आपका व्यक्तित्व 100 अंक तक पहुंच गया है। जोड़ 0 3 दूसरों पर प्रभाव ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपका कौशल ब्लैकस्मिथ शिल्प कार्ड स्तर 3, ब्लैकस्मिथ शिल्प कार्ड स्तर 4 बन गया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपका कौशल जादू शिल्प कार्ड स्तर 3, जादू शिल्प कार्ड स्तर 4 बन गया है। ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 402 विशालकाय उल्का छड़। सर्वनाश का लोहार C402 जायंट्स मेटियोर रॉड एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 402 विशालकाय उल्का छड़। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था और उसने अपने जादू का भाले को उसकी पूरी शान में देखा तो वह खुशी से मुस्कुराया। नुकीला डंडा पहले ही पौराणिक बन चुका था और सेठ ने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। एक और कदम गायब था। आत्मा क्रिसोप्रास की विशाल आत्मा की मरम्मत के लिए उसे 6 बड़ी आत्माओं की कीमत चुकानी पड़ी थी। मरम्मत और परिशोधन के बाद उसे एक चेतना और पत्थर की विशाल यादों का हिस्सा मिल गया था। ये शर्म की बात थी कि उसे इस हद तक नुकसान पहुंचाना पड़ा जिससे उसके लिए अपने मूल अहंकार को वापस पाना संभव हो गया। हालांकि उन्होंने इस विनाशकारी इच्छाशक्ति पर भरोसा किया। मास्टर माउंटेन की किताबों के बारे में अफजल सर ने जो कुछ बताया था उसके अनुसार उनके जैसे लोग अपने भीतर आत्मा या अहंकार को पोषित करने के लिए हथियारों के लिए उल्कापिंड लोहे जैसी विशेष सामग्री का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एक बार आत्मा में प्रवेश कर जाने पर यह हथियार अहंकार प्राप्त करने में प्रेरक का काम कर सकता है। इससे पहले जादू आया। आत्मा को भाले के आकार में ढालने के बाद उसने इसे लिखने के लिए दानव शहर में खरीदी गई एक विशेष स्याही का इस्तेमाल किया। स्याही की एक दुर्लभ रेटिंग और एक पृथ्वी विशेषता थी। उन्होंने जो कविता लिखी उसका नाम था रेत का तूफान दानव दारूदे का। इसमें धरती और रेगिस्तान की शक्तियों की प्रशंसा की गई थी जो पहले से ही भाले के भीतर से निकल रही थी। लोहे को गर्म अवस्था में पीते हुए सेठ ने आत्मा पर शिलालेख पूरा किया और उसे पौराणिक भाले में डाल दिया। जैसे ही भाले को स्टाइल्स के पानी से बने बुलबुले ने निगल लिया, भाले की नोक के ब्लेड और शाफ्ट के साथ पतली चिंगारियां चमक उठीं और आंसू के आकार के कोर ने एक स्थायी सुनहरी चमक प्राप्त कर ली। चिंगारियों से काले पैटर्न के तार बने जो काले सिरे को शाफ्ट और चेन पैटर्न से जोड़ते थे। लेस देन डिंग, एक तालमेल ने XXXX को और मजबूत कर दिया है। ग्रेटर देन। यह अफसोस की बात है कि वह अभी तक भाले का मूल्यांकन नहीं कर सका। उसकी लेस देन लोहार की आंखें ग्रेटर देन पौराणिक वस्तुओं की जांच करने के लिए एक स्तर से चूक गई। उसे 7वें स्तर पर पहुंचने के लिए कालकोटरी में जाना होगा और कुछ और कौशल बिंदुओं को स्तरित करना होगा जिसकी कीमत अब 9 SP है। हालांकि जब उसने अपनी स्थिति जांची कि उसे कितने स्तरों की आवश्यकता होगी तो उसने देखा कि उसके पास वास्तव में 13 SP थे। फिर उसे नोटिफिकेशन याद आ गए। अपने उत्साह में उसने वास्तव में उस समय ध्यान नहीं दिया था। जो भी हो, इसका मतलब था कि वह अपने मूल्यांकन कौशल को लेवल 7 तक ले जा सकता था। उसने उत्साहपूर्वक अपने कौशल को कर्मचारियों पर परखा और तुरंत उसके आंकड़े देखे। जब उसका जबड़ा खुला तो लगभग उखड़ गया। लेस देन जायंट्स मेटियोर रॉड। पौराणिक अहंकार क्षति 3000। मैग क्षति 2500। एड्स बाय पब फ्यूचर स्थायित्व 5555। 1 जोड़ 60% पृथ्वी आत्मीयता। 2 सभी पृथ्वी गुण कौशलों के प्रभाव में जोड़ 150% की वृद्धि। 3 मन की लागत आधी हो जाती है। 4 मंत्र क्षति 3 गुनी हो जाती है। 5 निष्क्रिय कौशल रेगिस्तान जादू। 6 पृथ्वी विशेषता कौशल को जोड़ 20% अतिरिक्त अभिशाप क्षति। 7 निष्क्रिय कौशल पेरिथस बाइंड। 8 निष्क्रिय कौशल रेत का तूफान। 9 सक्रिय कौशल डेजर्ट स्टॉर्म। भाले और जादूगर के डंडे का भयानक मिश्रण शिल्पकार स्मिथ के हाथों से बनाया गया जबकि दिव्य आशीर्वाद की शक्ति को उधार लिया गया है। कई दिव्य और राक्षसी शक्तियां आपस में मिलकर विनाश का एक अराजक हथियार बनाती हैं, यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। उपयोग की आवश्यकता कौशल पृथ्वी जादू कौशल पृथ्वी आत्मीयता या उच्चतर सेठ का आशीर्वाद ग्रेटर देन। लेस देन निष्क्रिय कौशल रेगिस्तान जादू कोई लागत नहीं। ये धारक को रेगिस्तानी मंत्र पृथ्वी वायु और अग्नि का मिश्रित जादू सीखने की अनुमति देता है। ग्रेटर देन। लेस देन निष्क्रिय कौशल पेरिथस का बांध कोई लागत नहीं। 5 सेकंड कूल डाउन। ठीक वहां पर रहना। एकल लक्ष्य हमले के साथ हिट करने पर लक्ष्य पर पेरिथस की सजा डालने की 50% संभावना होती है। वे तब तक पृथ्वी से बंधे रहेंगे जब तक वे बंधन बल पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो जाते। बंधन बल धारक की ताकत पर आधारित है। ग्रेटर देन। लेस देन निष्क्रिय कौशल रेत का तूफान एड्स बाय पब फ्यूचर। हर गली मोहल्ले में भाला युद्ध में रेत के तूफान का पाठ करेगा और दुश्मन की दृष्टि को धुंधला करने के लिए रेत के तूफान को बुलाएगा। इसमें आइटम तोड़ने और समय के साथ नुकसान पहुंचाने के कमजोर प्रभाव हैं। ग्रेटर देन। लेस देन सक्रिय कौशल डेजर्ट स्टॉर्म कोई लागत नहीं। 30 मिनट कूल डाउन। एक हबू को बुलाता है जो एक विस्तृत क्षेत्र पर हमला करता है, दुश्मनों को अंधा कर देता है और लक्ष्यों और वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। लक्ष्यों को पेरिथस की सजा से मारे जाने की 20% संभावना है। ग्रेटर देन। सेठ उस वस्तु से अपनी नजरें हटाने में असमर्थ था। उसने उसे फिर से महसूस किया, अविश्वास की यह भावना कि यह वास्तव में उसने ही ऐसी चीज बनाई है। नाम थोड़ा अस्पष्ट था लेकिन ऐसा नहीं था कि सेठ को यह नापसंद था। ये कौशल अपने आप में पहले से ही काफी शक्तिशाली थे लेकिन अन्य प्रभावों जैसे कि अतिरिक्त अभिशाप क्षति के साथ यहां तक कि साधारण रेत का तूफान भी ऐसी क्षति पहुंचा सकता था जिसका प्रतिरोध करना कठिन था। लेस देन टेलीपैथी ग्रेटर देन का उपयोग करते हुए उसने अहंकार के साथ संवाद करने की कोशिश की लेकिन यह अभी भी अल्पविकसित महसूस कर रहा था और सुसंगत रूप से उत्तर देने में असमर्थ था। सेठ को चिंता नहीं थी। उसे यकीन था कि एक बार जब ये पत्थर के विशालकाय की यादों को आदेश देगा और अपना खुद का अनुभव प्राप्त करेगा तो ये बढ़ेगा।
उसे याद ही नहीं रहा कि वह कितनी देर तक वहीं बैठा रहा, अपने भले को घूरता रहा और छड़ को सहलाता रहा। तभी अचानक उसने एक अपरिचित आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी। टॉवर मास्टर। सेठ ने आश्चर्य से ऊपर देखा और उसे यह पहचानने में कुछ समय लगा कि उसके दरवाजे पर कौन आया है। क्या वह करीना है? ये ड्रॉइड था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह जरूर, अंदर आइए। ड्रॉइड अंदर आया और उसके बगल में काम की मेज पर बैठ गया। तुम्हें यहाँ क्या लाया? क्या तुम पिप और उनके साथ नहीं थे? बच्चे सो गए हैं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाई और इधर-उधर भटकने लगी। मुझे बस अपने पेड़ और जंगल के बारे में पता था। मैंने रोशनी देखी और उत्सुक हो गई। मैं समझता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको टॉवर के माध्यम से मार्गदर्शन करूँ? नहीं, मैं टावर मास्टर को परेशान नहीं करना चाहती थी। आप व्यस्त लग रहे थे। वह थोड़ा शर्मा गई। एज बाय फ्यूचर। ओह, इसकी चिंता मत करो और तुम मुझे बस सेठ कह सकते हो। तो फिर क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ सेठ? उसने पूछा। सेठ ने केवल सिर हिलाया और उसे बोलना जारी रखने का संकेत दिया। क्या ये सच में ठीक है? मेरे पेड़ को पुनर्जीवित करना, मुझे नया जीवन देना, मुझे अपने बच्चों के साथ समय बिताने देना और बदले में तुम बस यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे जड़ी बूटियों के बगीचे की देखभाल करूं। मेरा मतलब है, मैं भी लकड़ी लेने आ सकता हूं, तुम्हें पता है। फिर भी यह आपको चुकाने के लिए बहुत कम लगता है, खासकर तब जब आपने मुझे भ्रष्टाचार से भी रोका। ये सेठ के लिए मुश्किल समय था। उसने वास्तव में इस बार बदले में कुछ खास पाने के लिए ऐसा नहीं किया था। वह उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकता था जिन्हें वह पसंद करता था और एक मजबूत सहयोगी प्राप्त कर सकता था। यह उसकी आत्माओं का उपयोग करके एक और हथियार बनाने से कहीं अधिक दिलचस्प था। उसने अपना सिर खुजलाया। ओह, मुझे पता है। क्या आप मिनासमार में और अधिक लोगों को प्रकृति के जादू के बारे में सिखाएंगे? क्या वह बहुत अच्छी थी। कृपया मुझसे यह मत पूछिए कि क्या ये ठीक है। मेरी राय में बच्चों और जड़ी बूटियों की देखभाल करना पहले से ही पर्याप्त होगा। बस अपना समय लें, इसे पिप और अन्य लोगों के साथ बिताएं। ये वास्तव में अभी के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अंततः वह एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ सहमत हुई जो किसी भी आदमी का दिल पिघला सकती थी। तो फिर मैं विदा लेती हूँ। उसने सिर झुकाया और फिर चली गई। सेठ ने अपना पसीना पोंछा और अपनी सीट पर वापस लेट गया। आज उसे इतने जटिल लोगों से क्यों मिलना पड़ा? तनाव के बावजूद मेज पर अपनी नई छड़ी को देखकर उसे तुरंत बेहतर महसूस हुआ। इसे अपने हाथ में लेकर अब पृथ्वी जादू का अभ्यास शुरू करने का समय आ गया था। अब जब उसने अपने शोध में इतनी बड़ी प्रगति कर ली थी, तो उसके पास भविष्य में अपने युद्ध कौशल को सुधारने के लिए और अधिक समय होगा। अगले सप्ताहों में उन्होंने अपना समय वस्तुओं को तैयार करने, गोलेम पर शोध करने, संगीत का अभ्यास करने और अपने युद्ध कौशल को सुधारने में बिताया। हालांकि उसके पास लेसन हथियार महारत ग्रेटर देन थी, लेकिन उसने पहले हमेशा तलवार से प्रशिक्षण लिया था। एक बार जब मोनिक की टीम अपने कालकोठरी गोता से लौटी, तो उसने भाला दानव से भाला संभालने में कुछ संगठित कक्षाओं के लिए कहा। उसके साथ अभ्यास और मुकाबला करने से उसे लेसन लंगड़े की चाल ग्रेटर देन को अपनाने में भी बहुत मदद मिली, जो कि एक ऐसा कौशल था जो उसने लोहार देवता से प्राप्त किया था। मोनिक ने उसे आसानी से हरा दिया। अपने आत्मिक शस्त्रों से निष्क्रिय सुधारों के बावजूद वह मुश्किल से पेशेवर मोहरा के साथ रह पाया। उन्होंने केवल अभ्यास उपकरण का उपयोग किया, इसलिए सबसे बुरी बात यह हुई कि कुछ लोगों को चोटें और धक्के लगे। इससे यह बात पुख्ता हो गई कि वह पीछे की ओर रहना पसंद करता है। वह अपने उपकरणों के लाभ का उपयोग करके आम लोगों के खिलाफ हवा में उछल सकता था, लेकिन अंत में उसके पास नजदीकी युद्ध कौशल की कमी थी। अन्य वर्गों के पास कई सक्रिय और निष्क्रिय कौशल थे जो उनके उत्पादन को बढ़ावा देते थे। दूसरी ओर सेठ केवल अपने बेहतर उपकरणों पर ही भरोसा कर सकता था ताकि कौशल की कमी को पूरा किया जा सके। अगर सेठ और मोनिक पूरी ताकत से लड़ें, तो वह शायद उसे या उसके जैसे अन्य लोगों को हरा सकता है। लेकिन वह अपनी कमजोरी के साथ किसी और की ताकत से क्यों लड़ेगा? जादू के मामले में वह थोड़ा बेहतर था क्योंकि उसके पास सभी सही गुण थे, लेकिन एक विशेष जादूगर वर्ग की तुलना में उसे अभी भी डेजर्ट थॉर्न जैसी किसी चीज की जरूरत थी। अच्छी बात यह है कि उन्होंने मूल्यांकन के लिए स्वयं को बाद घोषित कर दिया था और ये सब सिर्फ बीमा था। वह बस पीछे रहकर संगीत बजाना पसंद करेंगे, जबकि बाकी सभी लोग लड़ाई का ध्यान रखेंगे। एड्स बाय फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 403 चिपचिपा लेकिन संतोषजनक। सर्वनाश का लोहार C403 चिपचिपा लेकिन संतोषजनक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 403 चिपचिपा लेकिन संतोषजनक। एली, नया कमरा कैसा है? सेठ ने स्लाइम कंपाउंड में प्रवेश करते समय स्लाइम रेंचर से पूछा, जिसे वे इस जगह का नाम देते थे। एली मीटिंग के तुरंत बाद मिनासमार में शामिल हो गई थी और उसने अपने स्लाइम के साथ काम करने के लिए एक कमरा मांगा था। कमरा कई तरह के उतले बेसिनों से भरा हुआ था क्योंकि सभी स्लाइम को एक निश्चित स्तर की नमी की आवश्यकता होती है। उसने उसके लिए कमरा बनाया था, लेकिन अंदर का काम खेत मालिक पर छोड़ दिया था। उसके पास सभी तरह के विशेष पदार्थ जैसे एसिड, जहर, खून या यहाँ तक कि बिजली का कीचड़ भी था। और हर तरह के कीचड़ को अपनी जरूरत के हिसाब से अलग बेसिन की जरूरत होती थी। एक ही जगह पर एक ही जानवर के कई अलग अलग रूप देखना काफी प्रभावशाली था। ये बहुत बढ़िया है। शहर में इन लोगों से निपटना बहुत मुश्किल था। हॉर्न बहुत अच्छे थे और उन्होंने मुझे कुछ खास बेसिन बनाने में मदद की। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कमरा, या यूं कहीं कि हॉल बेसिन मछली के टैंक और टेरारियम की कतारों से भरा हुआ था, जिसमें स्लाइम्स की बहुत बड़ी किस्में रखी हुई थी। विचित्र लड़की कतारों के साथ साथ चलती रही और नाम पुकारती रही। वह हमबोल्ड है, आप उसे पहले से ही जानते हैं। और ये हैं जिम, जिम्बो, जिमी, जिमी जूनियर, जिमी सीनियर, जेरेमिया। और यहाँ पर हमारे पास दुर्लभ प्रजाति है। ओह, यहाँ ये लूना है, एक दुर्लभ मून स्लाइम, और ये लूनी और यूनिटिक हैं उसके बच्चे। उसने एक हल्के रंग का स्लाइम उठाया जो एक बाउल्यूमिनेसेंट नीली चमक दे रहा था। फिर उसने दो अन्य समान स्लाइम की ओर इशारा किया। ये सब करीब 1 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान लड़की ने नामों और स्लाइम्स के बारे में अपनी शानदार याददाश्त दिखाई। उसने उसे कम से कम 200 अलग अलग स्लाइम से परिचित कराया। माफ करें, मैं आपको सब कुछ दिखाने में व्यस्त हो गई थी। आप फिर से क्यों आए? उसने आखिरकार स्लाइम का परिचय देते हुए कहा, जब वे एक कोने में रखी एक छोटी सी मेज पर बैठे थे। हालांकि उसने स्लाइम के लिए सब कुछ सही बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी जगह लगभग न के बराबर थी। मैं वास्तव में आपके लिए इनमें से एक को लाने आया था, सेठ ने राहत भरी आवाज में कहा और एक मिनी गोल मेज पर रख दिया। वाह, अंततः मुझे भी एक मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। उसने तुरंत गोलेम को एक गुड़िया की तरह अपनी बाहों के नीचे से पकड़ लिया और मिनी गोल को हवा में उठा लिया तथा उसे चारों ओर से देखने लगी। मैं तुम्हें हम्पी कहूंगी। उसने तुरंत गोलेम का नाम बताया और हम्पी को जमीन पर रख दिया। वैसे क्या एलिसन पहले ही आ चुकी है? एलिसन, क्या तुम्हारा मतलब उस गंभीर कीमियागर लड़की से है? हाँ, मैंने उसे कुछ स्लाइम एसिड और बॉय फ्लूइड्स दिए। वैसे भी इससे इन छोटे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता है, उसने हंसते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे कुछ देर तक बातें करते रहे, तभी मैरी अचानक उनके पास आ पहुंची। तो यह वह जगह है जहां आप छिपे हुए थे। मैं चाहता हूं कि आप व्यापार मार्ग के लिए समझौते को देखें और कुछ अन्य चीजों पर हस्ताक्षर करें। छिपाने का क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं टावर मास्टर के रूप में अपने कर्तव्यों से बच रहा हूं? सेठ ने गुस्से से कहा, जिस पर मैरी ने उसे केवल ठंडी निगाहों से देखा। ठीक है, चलो ऑफिस चलते हैं। बात करके अच्छा लगा एली, बाद में मिलते हैं। मैरी और सेठ स्लाइम रेंच से गायब हो गए और टावर मास्टर के दफ्तर में फिर से प्रकट हुए जहां सेठ अपनी मेज पर बैठ गए। मैरी ने उन्हें कागजों का एक ढेर थमा दिया जो कि वाई सिटी के लिए व्यापार मार्ग खोलने की स्थिति में मिनासमार के अधिकारों और कर्तव्यों पर एक व्यापक समझौता था। वह तो ये सब पढ़कर ही थक गया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अक्सर यह नहीं बता पाता कि मैं तुम्हारे काम की कितनी सराहना करता हूं मैरी। नहीं, लेकिन ये ठीक है। ये जानकर अच्छा लगा कि मेरी जरूरत है और मैं ऐसे समय में अपनी शिक्षा का उपयोग करने में सक्षम हूं। उसने उत्तर दिया, लेकिन उसकी आंखों में नहीं देखा। क्या वह उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान देख सकता था? किसने सोचा होगा कि जिस शर्मीली और असुरक्षित पादरी लड़की को उसने अपनी दुकान के लिए पोस्टर गर्ल के रूप में चुना था, वह एक संगठन की स्थापना करते समय उसकी सबसे बड़ी मदद बन जाएगी।
उसे अक्सर उसकी तारीफ करनी पड़ती थी। अगर वह चली गई तो वह क्या करेगा? वह खो जाएगा। ये सारा कागजी काम कौन संभालेगा? मुझे लगता है कि तुम्हें अपना वेतन बढ़ाना चाहिए, मैरी। हे, क्या तुम्हें अंततः मेरी कीमत का एहसास हो रहा है? और मुझे तो पहले ही हो गया था जब किसी ने मुझे लुभाने की कोशिश की थी। क्या किसी ने कोशिश की? राजकुमारी ने ऐसा किया। मैंने तो बस उनकी पेशकश के बराबर अपना वेतन बढ़ाया। मुझे खुशी है कि तुम इतने वफादार हो। आखिरकार तुमने मेरी जान बचाई और मैं यहाँ से ज़्यादा स्वतंत्रता से और कहाँ काम कर सकता हूँ। ठीक है। समुद्र में एक और मछली की तुलना में तालाब का राजा होना बेहतर है। तो चूंकि हमारे बीच समझौता हो गया है, तो चिमेरा वास्तव में कितनी दूर तक प्रगति कर पाए हैं? उन्होंने अभी तक कोई लंबी यात्रा नहीं की है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उन्हें गोलेम के कारण सावधान रहना पड़ता है। गोलेम बढ़ने के साथ ही वे धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। बीटा में क्या प्रगति हुई है? मैरी ने उसे रिपोर्ट का एक और ढेर दिया। अब लगभग 20 बड़े गिल्ड शामिल थे, साथ ही सेना के सैनिक और बड़ी संख्या में छोटे गिल्ड और विविध दल भी शामिल थे। बीटा से भी कई लोग थे जो शरण लेने के बजाय प्रयासों में शामिल हो गए थे। अनुमानित शरणार्थियों में से 30% पहले ही वाई सिटी में पहुंच चुके थे, जहां वे बढ़ते हुए सुरक्षित क्षेत्र के किनारे स्थित विरल आबादी वाले क्षेत्र में चले गए। यही कारण था कि वाई सिटी ने इतने महंगे और बड़े पैमाने पर निकासी अभियान शुरू करने पर सहमति जताई। समुद्री साम्राज्य के साथ युद्ध के बाद उनके पास बहुत सारी खाली जगह थी। सेठ ने खुद ही ये देखा था जब वे ईवी को लेने गए थे। अगर उन खाली जगहों पर फिर से लोग आ जाएं, तो इससे वाई सिटी की सुरक्षा और मजबूती में भारी वृद्धि होगी। सेठ के जाने से पहले उन्होंने कुछ और कागजी कार्रवाई की। उसने मीना और फिन को खोजने की योजना बनाई थी, तभी एली अचानक उस पर टूट पड़ी। उसने अपने हाथ से उसकी पूंछ को कसकर पकड़ लिया और इमुगी को घसीटते हुए ले गई। इमुगी उसके साथ क्यों थी? क्या वह उसके पालतू जानवरों के स्थान से चुपके से बाहर आ गई थी? माँ, मदद करो, मेरी पूंछ में चोट लगी है। सेठ, यह आपका पालतू जानवर है ना? मैं मुआवजा मांगता हूँ। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन स्पष्टतः अलग-अलग कारणों से। क्या हुआ? उसने हैरी, हेडविग और हरमाइन को खा लिया। जानबूझकर नहीं। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ, एली पहले समझाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। थोड़ा शांत होने के बाद उसने बताया कि कैसे ये छोटा बदमाश उसके खेत में घुस आया था, जब वह नहीं देख रहा था और उसने उसे अपने 3 काले कीचड़ खाते हुए पाया, जिनके नाम हैरी, हेडविग और हरमाइन थे। इमुगी स्लाइम खा रहा था। सेठ को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। जब से वे मिनास मार लौटे हैं, तब से सांप का व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। उसने अपना ज्यादातर समय बच्चों के साथ खेलने या उसके और एलिसन के साथ जादू का अभ्यास करने में बिताया है। अचानक यह ऐसा व्यवहार क्यों करने लगा? माँ, क्या मैंने कुछ बुरा किया? मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उसने बड़ी नम आंखों से कहा। तुमने गलती से 3 स्लाइम कैसे खा लिए? मैं बस इधर-उधर देख रहा था और वे गहरे रंग के फल बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे और इससे पहले कि मैं समझ पाता, मैंने एक खा लिया और मैं रुक नहीं सका और ये ठीक है, ऐसा नहीं है, एली ने बीच में ही टोकते हुए कहा। सेठ ने उसे चुप रहने का इशारा किया। आप पहले एली के कमरे में क्यों गए थे? इमुगी अब बाएं से दाएं देखने लगा, मानो उसे शर्म आ रही हो। अगर ऐसा होता तो शायद वह शर्मा जाता। मैंने पालतू जानवरों के स्थान पर रहते हुए सभी नाम सुने और ईर्ष्या हो गया और मैं। तुम्हें ईर्ष्या हो रही थी, इसीलिए तुमने उन्हें खा लिया। एली ने नाराज होकर चिल्लाया। नहीं, माँ, मैंने नहीं देखा। मेरा विश्वास करो, मैं सिर्फ उनके नाम देखने गया था क्योंकि मेरे पास खुद का कोई नाम नहीं है। मुझे पता है कि समय आने पर माँ मुझे एक नाम देंगी, लेकिन सेठ ने आह भरी। तो यही कारण था, उसने छोटे सांप को नाम देने में देरी की थी क्योंकि वह इस बारे में बहुत लापरवाह नहीं होना चाहता था। तुमने अभी तक अपने पालतू जानवर का नाम नहीं रखा है। तुम राक्षस हो। एली अचानक इमुगी की तरफ खड़ी हो गई। हैरी, हरमियोन और हेडविग की किस्मत भूल गए थे। ईमानदारी से कहूं तो मैं नाम ढूंढ रहा था और इस बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं निश्चित था। नाम जीवन भर के लिए होता है, यह एक अच्छा नाम होना चाहिए। एली के चेहरे पर इस अप्रत्यक्ष थप्पड़ से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने मूड के हिसाब से हर चीज का नाम बेतरतीब ढंग से रखा। माँ हर समय नाम ढूंढती रहती थी। मैं इतना स्वतंत्र नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसे 2 तक सीमित कर दिया है। फाल्कर या टैटजेल, आपको कौन पसंद है? फाल्कर एक भाग्यशाली ड्रैगन का नाम था जो सेठ को बचपन में पसंद आने वाली कहानी से लिया गया था। टैटजेल का नाम टैटजेलवर नामक ड्रैगन जाति से लिया गया था जो कुछ पंखीन ड्रैगन में से एक था। कुल मिलाकर इसमें इमुगी के साथ कई समानताएं थीं। मुझे तातजेल की अंगूठी पसंद है। हाँ, मैं तातजेल हूँ, तातजेल ने कहा और खुशी से उसका नाम जपता रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोफाई दाना तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में प्रदान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 404 फेयर। सर्वनाश का लोहार। C404 फेयर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 404 फेयर। डेल्टा के दक्षिण पूर्व में पहाड़। एक बार जब हम यहाँ के दक्षिण में घाटी में पवन चीरने वालों के झुंड को खत्म कर देंगे, तो हम अंततः उस कालकोठरी को शांत करने में सक्षम हो जाएंगे जो राक्षसों को उगलती रहती है। ऑक्सिल वाले चिमेरा ने नक्शे पर इशारा करते हुए कुछ अन्य लोगों को समझाया। समस्या यह है कि कैसे? हमने पहले ही 5 बार प्रयास किया है और हम भाग्यशाली हैं कि किसी को नहीं खोया है, अन्य में से एक ने टिप्पणी की। वे इस समय अपने अभियान के अस्थायी कमांडो टेंट में थे। पिछले कुछ हफ्तों से वे पहाड़ों से होते हुए वाई सिटी की ओर मैग्लेव ट्रैक के साथ नीचे की ओर बढ़ रहे थे। गोलेम शूरवीरों की मदद से उन्होंने सावधानी से आसपास की जगह को साफ किया और अपने पीछे एक सुरक्षित रास्ता छोड़ दिया। कुछ दिन पहले उन्हें अपनी पहली बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा था। पटरियों से कुछ किलोमीटर दूर एक घाटी में एक विशाल तहखाने का प्रवेश द्वार था जो काफी समय पहले टूट गया था और जिसमें से बड़ी संख्या में राक्षस पैदा हो रहे थे। चिमेरा ने भयानक भेड़ियों, पहाड़ी भालुओं और फ्रॉस्ट स्पाइडर के झुंडों को बड़ी मुश्किल से खत्म कर दिया था जो कालकोठरी से निकलकर इस इलाके में बस गए थे। अब एकमात्र बाधा उड़ने वाले सरीसृप थे जो दर्रे को घेरे हुए थे। उनकी ताकत और गति ने वहां घोंसला बनाने वाले विंड्रिपर्स को उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी समस्या बना दिया। वे उड़ने वाले सरीसृप और पक्षी का मिश्रण थे और वायुबन से भी ज्यादा क्षेत्रीय थे। वे शिकार करते हुए और कालकोठरी से निकलने वाले राक्षसों को भगाते हुए घाटी में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करते थे। अजुलिया इसी तरह के लंबी दूरी के वर्ग के जादूगरों की कमी के कारण चिमेरा को उड़ते हुए विरोधियों से निपटने में कठिनाई होती थी। मुझे खेद है, व्यवधान के लिए सर, आगंतुक आ गए हैं। एक संदेशवाहक तंबू में घुस आया। आगंतुक, इस जगह पर हमसे मिलने कौन आएगा? वे कहते हैं कि वे मिनास मार से आए सुदृढ़ीकरण हैं। नेताओं का समूह तंबू से बाहर निकलकर संदेशवाहक के पीछे चल पड़ा। शिविर के बाहर 25 मानवों का एक समूह खड़ा था। ज्यादातर इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन कुछ के कान कल्पित बौने या जानवरों जैसे भी थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भालू का फर और ऊँट का सिर, क्या आप आडो हैं? चिमेरा के वर्तमान नेता। उनमें से एक ने आगे बढ़कर अजीब तरह से आर को घुमाते हुए कहा। हाँ, मैं हूँ। बहुत बढ़िया। ये टावर मास्टर से एक पत्र है। हम आपके सुदृढ़ीकरण हैं और हम मदद करने के लिए गोलेम का एक नया बैच लाए हैं। मैं कुर्दो हूँ, फेयर का वर्तमान नेता। उसने अपना परिचय दिया और एक पत्र सौंप दिया। मैं समझता हूँ, ये सही लगता है। और गोलेम का समूह कहाँ है? हेरे, जब चिमेरा ने सेना की पूरी ताकत देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक उसे भरोसा हो गया कि निकट भविष्य में कोई और समस्या नहीं होगी। मीनामार, वे मिनास मार के एक साधारण अतिथि कक्ष में थे। सेठ के सामने वाले बिस्तर पर लगभग उसकी ही उम्र का एक आदमी बैठा था। उसे अपने कमरे में आए हुए 1-2 दिन हो चुके थे। किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें उसका सामना करना ही होगा, सेठ ने उस आदमी से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साधारण कपड़े पहने वह आदमी वहीं बैठा अपने हाथों को घूर रहा था। वह खुश होगी। नहीं, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। मैंने उससे कहा था कि मैं हमेशा उसके लिए मौजूद रहूंगा, लेकिन मैं असफल रहा। मैं उसका सामना कैसे कर सकता था? इतने सारे दुख और दर्द के बाद मैं किस तरह का बदमाश हूं जो इतने समय बाद वापस आऊं और खुद को उसका भाई घोषित कर दूं। तुम मुझे वापस क्यों लाए? ये बात आखिरकार उसके मुंह से निकल गई। सेठ पर चिल्लाते हुए उसकी आवाज में गुस्सा और दुख दोनों थे। कुछ देर सोचने के बाद लोहार ने जवाब दिया।
मैं तुम्हें वापस क्यों लाया? सेठ ने एक छोटी पुस्तिका निकाली और उसे अपनी गोद में फेंक दिया। मैं इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति की इच्छाशक्ति की प्रशंसा करता हूँ। आप उसके पास वापस जाने के लिए इतने जुनूनी थे, जीवित रहने के लिए इतने प्रेरित थे, मृत्यु के बाद भी आप चाहते थे कि वह सुरक्षित रहे। उसका क्या हुआ? आपने अभी कहा था कि आपने उसके लिए वहां रहने का वादा किया था। आप अब यहाँ हैं, तो आप अभी उसके लिए वहां क्यों नहीं हो सकते? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं चाहता हूँ, लेकिन बहुत समय हो गया। मुझे डर लग रहा है। डर है कि कहीं वह थंक न कर दे। सेठ ने अचानक उसके सिर पर एक नाइट हेलमेट रख दिया। अगर तुम उसका सामना नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन तुम अभी भी उसके लिए वहां हो सकते हो। मैंने तुम्हारे शरीर में इतनी कीमती सामग्री नहीं डाली है ताकि तुम बैठो और अपने लिए खेद महसूस करो। एक कवच पहनो, अपना चेहरा ढंको। जब समय आएगा तो तुम उसे ये दिखा सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जितना अधिक तुम इंतजार करोगे उतना ही तुम दोनों को दुख होगा। आप क्या करते हैं? सोचो, एडवर्ड, सोचो। अभी तुम अपनी छोटी बहन के साथ एक खूबसूरत पुनर्मिलन कर सकते हो। अगर तुम इंतजार करोगे तो तुम्हें ये बताना होगा कि तुमने इंतजार क्यों किया। और जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें और भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, मैं तुमसे कह रहा हूं, बस अभी उसके पास जाओ। सेठ ने कहा और चला गया। लोहार के जाने के बाद उसने हेलमेट उतार दिया। एडवर्ड की उदास आंखों पर काले बालों की बिखरी हुई लंचें थी। वह वहीं बैठा रहा और अपने हाथों में हेलमेट को घूरता रहा। तुम्हें क्या लगता है वह क्या करेगा? मुझे नहीं पता। उसे सोचने के लिए कुछ और समय दो, उसने ईवी से कहा, जिसे कमरे में घुसने से खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। जाहिर है, सेठ कोई बेवकूफी भरा नाटक नहीं होने देना चाहता था। ईवी को पहले से ही पता था कि उसका भाई वापस जिंदा हो गया है। एच ने उससे यह बात छिपाई नहीं थी। एक बार जब वह युद्ध के मैदान में अपने द्वारा काटे गए लोगों को पुनर्जीवित करने में सफल हो गया। शोधन के माध्यम से वह उनमें से अधिकांश आत्माओं के अहंकार को बहाल करने में सक्षम था। जिन 25 लोगों ने उनसे अपनी आत्मा को निकालने के लिए कहा था, वे अफवाह के सदस्य थे। वे भूत थे जो मृतकों में से वापस आए थे, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। अधिकांश भाग के लिए केवल प्रयोगात्मक होने के बावजूद उनके शरीर का आधार प्रदर्शन पहले से ही स्तर 40 पर एक ओरी हुमा से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। उन्हें इसकी आवश्यकता थी क्योंकि उनके पास ओरी उपसर्ग या सिस्टम भगवान के आशीर्वाद की कमी थी, जैसे कि हर किसी के पास नहीं था। एडवर्ड एक परिपक्व प्रोटोटाइप था जिसके आंकड़े 50 के दशक के मध्य के बराबर थे। अगर वह शूरवीर या योद्धा बन जाता तो उसे कालकोठरी में ईवी की पार्टी में शामिल होने में कोई समस्या नहीं होती। सेठ ने दुखी लड़की का कंधा पकड़ लिया। कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार करूंगी। उसने अपने आंसू पोंछे और उसकी ओर मुस्कुराए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह सचमुच बहुत मजबूत हो गई है, उसने मन ही मन सोचा। उसने उसके कंधे को थपथपाया और मुस्कुरा दिया। यदि आप मुझे क्षमा करें तो मेरा माप लेने के लिए निको के साथ अपॉइंटमेंट है। चुपचाप वह दर्जी के लिए तैयार की गई कार्यशाला में दिखाई दिया। पफल्स भी दर्जी के काम की निगरानी के लिए यहाँ था। हाल ही में निको बूस 50वें स्तर पर पहुंच गया था और उसे इविस का दर्जी का महाकाव्य वर प्राप्त हुआ था। इसने विशेष रूप से इविस धागे से बने परिधान की शक्ति और गुणों को बढ़ाया। पफल्स ने इसे अपने पवित्र कर्तव्य के रूप में देखा कि नए दर्जी को उसके मार्ग पर मार्गदर्शन करना, एक पतित देवता की सेवा करना, या बल्कि एक पतित देवता की सेवा करने के लिए आवश्यक कौशल का उपयोग करना, सेठ और मिनास मार की सेवा करना। लोहार नए धागे से बनी वस्तुओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब उसने चमड़े को सिलने के लिए इसका इस्तेमाल किया तो इसका पहले से ही बहुत अच्छा प्रभाव था। भले ही निको सिर्फ एक जर्नीमैन दर्जी था, लेकिन विशेष सामग्रियों के साथ ये कम से कम नेडेल के काम की बराबरी कर सकता था। सबसे पहले वह नेडेल की पैंट और शर्ट के बजाय कवच के नीचे पहनने के लिए नई पैंट और शर्ट चाहता था। बाग के रूप में अपनी नई भूमिका के लिए उसे एक बागे की जरूरत थी। पीछे के व्यक्ति को बागे की जरूरत थी। मीना ने उसे बताया था कि पूरे मूल्यांकन को पूरे साम्राज्य में प्रसारित किया गया था। दूसरों की सोच के विपरीत सेठ को बहुआयामी प्रचार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लाइव टीवी पर दिखावा करने से उसे जो काम करना पड़ सकता था और संभावित दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता था, उसके बारे में सोचना ही काफी था। एक रोग उसके अधिकांश उपकरणों को छिपा सकता था और जब तक वह बाग की भूमिका निभाता रहेगा उसके अन्य कौशल भी गुप्त रहेंगे। देखो कौन घसीट कर अंदर लाया है। जब सेठ दर्जी की कार्यशाला में दाखिल हुआ तो पफल्स ने टिप्पणी की। तुमने ऐसी बातें करना कहां से सीखा? निको ऐसे ही बात करती रहती है। उससे अजीब आदतें मत सीखो। अजीब आदतें। दर्जी उनके साथ आ गया और पूछा। इसकी चिंता मत करो। लेस देन स्काई सिल्क ग्रेटर देन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यह एक शानदार उत्पाद है। लेस देन सेलेस्टियल कांस्य ग्रेटर देन और लेस देन प्राचीन कांस्य ग्रेटर देन भी। पफल्स वास्तव में अद्भुत है। और यह वर्ग। उसका चेहरा जम गया और उसकी दाहिनी निचली पलक फड़कने लगी, मानो उसे कुछ भयानक यादें याद आ गई हों। मुझे लगता है कि यह कष्ट सहने लायक था। उसने मुस्कुराते हुए अपने दुख को बुला दिया। जब दर्जी ने उसकी और उसके उत्पादों की प्रशंसा की तो पफल्स बहुत खुश हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि इस लड़के ने अजीब आदतें अपनानी शुरू कर दी। निको ने उस पर इस तरह से प्यार लुटाया। मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए और आपके आइटम पड़े जाने लगेंगे। बूस ने जल्दी से अपना माप लेने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोफाई दानाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 405 कहीं और 9। सर्वनाश का लोहार C405 कहीं और 9 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 405 कहीं और 9। उपमहाद्वीप थीटा, मैं अब यह नहीं चाहता। और हताश होकर मनमैन अपने सिंहासन पर झुक गया। मेरे राजकुमार, दूत ने चिंतित होकर पूछा। उन्हें अभी बीटा में उनकी प्रगति की खबर मिली थी। जैसे कि यह काफी बुरा नहीं था कि ओरी हुमा अविश्वसनीय गति से बढ़े। यह उन उन्नत दुनियाओं में से एक था। मूल निवासी सभी प्रकार की अजीब तकनीक के साथ आए। यह इतनी बड़ी समस्या भी नहीं होती, लेकिन इन सभी रिपोर्टों का क्या मतलब था? जीवित कालकोठरी, अनियमित राक्षस संकट, रहस्यमय बीमारियां और इन सबसे भी बदतर बात यह है कि विद्रोह भी हुआ था। आखिर इस दुनिया में क्या गड़बड़ है? उन्होंने अब तक दर्ज किए गए मानचित्र को देखते हुए शिकायत की। ओरी हुमा के भाग जाने से भी उन्हें बहुत सारी समस्याएं हुई, जो एक समस्या थी क्योंकि इसका मतलब था कि वे जागीरदार हासिल करने में असमर्थ थे। क्या यह अभी भी उनकी सारी परेशानी के लायक था? वे बुरे लोग सही थे। इस दुनिया में महासागर का एक विशाल विस्तार था जो एक महान महाद्वीप को घेरे हुए था और कोई भी अन्य समुद्री शक्ति उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि महासागर बहुत खतरनाक थे। अगर उनके लक्ष्य को तूफानों और बाढ़ों के कारण लगभग पूरी तरह से निर्जन नहीं किया गया होता तो वे भी अपने भाइयों की तरह ही खत्म हो जाते। ये राजकुमार भाग्यशाली था कि उसने रास्ते खुलने से पहले ही जमीन पर पुल का निर्माण कर लिया था। उसके भाइयों को बीटा और यप्सिलन की सीमा से लगे समुद्र में अपनी ताकत बढ़ानी थी, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे उन्हें किनारे पर खदेड़ दिया गया। अंत में वे जमीनी निवासियों और विदेशी समुद्री राक्षसों के बीच फिस गए। केवल वही बचा था और उसने जो पुल बनाया था वही उनके साम्राज्य के लिए एकमात्र सुरक्षित प्रवेश बिंदु था। उपमहाद्वीप की तटरेखा के साथ पूर्व में बीटा तक सुरक्षित मार्ग तैयार करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा था। और अब जब वे अंततः अपने सैनिकों को बीटा भेजने में सक्षम हो गए तो उन्होंने पाया कि उनकी भूमि समुद्र से भी अधिक अराजक थी। मूल निवासियों और उनके सहायक सैनिकों द्वारा किया गया दयनीय प्रतिरोध उनके लिए सबसे छोटा सिरदर्द था। उन्होंने सोचा कि पागलों के अपने ही प्रयोगों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना तथा उन पर घात लगाकर हमला करना तथा इसके लिए उन्होंने बीटा के सभी भागों में वितरित किए गए पकड़े गए पैदल सैनिकों का इस्तेमाल करना एक बहुत ही बुद्धिमानी भरी रणनीति थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। कौन उम्मीद कर सकता था कि यह उन्हें वापस नुकसान पहुंचाएगा? इस दुनिया के लोग मरमेन की अपेक्षा से भी अधिक पागल थे। कौन अपने सही दिमाग में विभिन्न प्रजातियों और जादुई बीमारियों को जोड़ने की कोशिश करेगा? उनकी आधी सेना संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त थी जिन्हें उनके पुजारी मुश्किल से दूर रख पाते थे, जबकि पूर्व पैदल सेनाएं और अजीब संकरों की एक बड़ी संख्या एक विद्रोही का पीछा कर रही थी जो एक कुलीन के प्रभाव को दूर करने की शक्ति रखता था। इससे भी बदतर वे खुद इन व्यक्तियों से पूरी तरह से प्रतिरक्षित थे। मेरे राजकुमार, एक नौकर ने पूछा। जलमन राजकुमार ने आह भरी। और क्या ये बड़े लोग हैं? वे रिपोर्ट मांग रहे हैं। नौकर ने तकिए पर रखी क्रिस्टल बॉल उठाई। यह एक खास क्रिस्टल बॉल थी जो अंतरआयामी संचार के लिए थी। मानो उसके पास पर्याप्त समस्या नहीं थी। बूढ़े लोग भी उसकी गर्दन पर सांस ले रहे थे क्योंकि उनकी प्रगति उनके स्वाद के लिए बहुत धीमी थी।
बुजुर्गों, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसने गोला सक्रिय करने और कॉल का उत्तर देने के बाद पूछा। नमस्कार प्रिंस मोर, हमने पाटालुसिया मैग्ना से संबंधित प्रगति के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन किया था। प्रथम एल्डर ने कहा। तुम्हारा मतलब बेटा, इसे इसके बदसूरत देशी नाम से मत पुकारो, इसे पाटालुसिया मैग्ना कहो, जैसा कि हमने। मेरा मतलब है कि सम्राट ने इसका नाम रखा था। तीसरे बुजुर्ग ने झुंझलाकर शिकायत की। ठीक है, मैं ईमानदारी से कहूंगा, ये बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारी समस्याएं सामने आती रहीं। विद्रोही सेना फिर से बढ़ गई है क्योंकि उस क्रांतिकारी की शक्तियां बढ़ रही हैं। ये उसे फिर क्या कहा जाता था? दूसरे बुजुर्ग ने अपनी हड्डियों वाली उंगलियों से अपने झुर्रियों वाले माथे को खुजलाते हुए याद करने की कोशिश की। वह खुद को एडम कहता है, हालांकि मूल्यांकन से पता चलता है कि उसका नाम उसकी स्थिति में #967 है। मुझे यकीन है कि आपको ये सुनकर खुशी होगी कि जल्द ही आपको उन समस्याओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आपका क्या मतलब है? एज बाय फ्यूचर, हम पाटालुसिया मैग्ना के शांति व्यवस्था का कार्यभार संभालने के लिए क्राउन प्रिंस को भेजेंगे। लेकिन उस जगह के बारे में चिंता मत करो, यह अब तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हारे योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। कौन इस पर यकीन करेगा? पहले तो उन्होंने उसे बहुत परेशान किया और अब जब सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है तो वे क्राउन प्रिंस को कुछ आसान योगदान देने के लिए भेज देते हैं। मोर बेवकूफ नहीं था। उसके पिता सम्राट मृत्युशैया पर थे और क्राउन प्रिंस नियुक्त होने के बावजूद उत्तराधिकार उतना स्पष्ट नहीं था जितना कोई सोच सकता है। बाहर से तो वह क्रोधित दिख रहा था, लेकिन अंदर से जलपुरुष राजकुमार उनकी सरलता पर केवल उपहास ही कर सकता था। युवराज एक ऐसा व्यक्ति था जो समस्याओं का समाधान केवल उन पर कच्ची शक्ति फेंक कर ही कर सकता था। बड़ों की परिषद के लिए एक आदर्श कठपुतली, लेकिन एक भयानक नेता, खासकर जब एक अराजक स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसमें त्वरित परिवर्तन होते हैं। क्राउन प्रिंस को इस दुनिया में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। कौन जानता था, वह अपनी जान भी गंवा सकता है और शायद मोर उसे इसमें मदद करेगा। या शायद वह सिर्फ त्रासदी को घटते हुए देखता और किनारे से देखता। किसी भी तरह वह खुश था कि अब उसे बीटा की चिंता नहीं थी। क्रोना, हे हर्बर्ट, तुम्हें जल्द ही उस तलवार को अलविदा कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? तलवार का मालिक मूल्यांकन के लिए क्रोना आने वाला है। मालिक, वह व्यक्ति भी है जिसने तलवार बनाई थी। क्या जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है वह इसे लेने के लिए यहाँ आ रहा है? लेकिन हम इसे वापस कैसे दे सकते हैं? मैं जो परीक्षण करना चाहता हूँ उनमें से मैंने अभी आधा भी नहीं किया है। इतना बेशर्म मत बनो, उसने पहले ही इसे साम्राज्य को मुफ्त में उधार दे दिया है। अब तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो। अगर तुम इस तरह से व्यवहार करोगे तो हो सकता है कि वह हमें शोध के लिए कोई अन्य कलाकृतियां न दे। अन्य कलाकृतियां एज बाय फ्यूचर। एल्बर्ट, आप एक अच्छे शोधकर्ता हैं, लेकिन आपको हर समय सिर्फ व्यवहारिक परीक्षण करने के बजाय कभी कभी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। इस आदमी ने पूरे आर्केन को वस्तुओं में बदल दिया। अगर आप अच्छा प्रभाव डालते हैं तो वह यहाँ एक और छोड़ सकता है। शोधकर्ता एल्बर्ट ने मेज पर रखी उस भयानक तलवार को देखा। उसने पिछले कई महीनों से इस अवशेष पर शोध किया था। इसमें कई ऐसे गुण थे जो चेन के धर्मतंत्र से मेल खाते थे, जो शोध के लिए एक अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प विषय था। उदाहरण के लिए तलवार, ऐसी कई शक्तियां थी जिन पर उन्होंने अभी शोध किया था। लड़ाई में तलवार हिट होने पर मौन या अचेत कर सकती थी, जिसके ट्रिगर होने की संभावना लगभग 50% थी। इसके अलावा लड़ने की इच्छा खो चुके प्रतिद्वंद्वी पर दास्ता का अभिशाप ट्रिगर करने की संभावना भी कम थी। तलवार की सबसे दिलचस्प ताकत का लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। अगर तलवार को किसी विरोधी के गले पर दबाया जाए तो यह उसे सच बोलने के लिए मजबूर कर सकती थी। उन्होंने इस शक्ति का गहन परीक्षण किया और पाया कि इसका इस्तेमाल उपयोगकर्ताओं की तुलना में कम इच्छा शक्ति वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है। ये स्तरों या अन्य विशेषताओं से पूरी तरह स्वतंत्र था। यदि उन्हें उसी स्रोत से इस तरह की अन्य कलाकृतियां मिल सकती तो वे धर्मतंत्र के बारे में और क्या जान सकते थे? क्या आपको लगता है कि आप जाने दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, मैं इसे तैयार कर लूंगा, उसने आंख भरते हुए कहा। वह तलवार को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। योजक चिन्ह, क्या आप निश्चित हैं कि यह सही है? एक भव्य सुनहरे दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपने सलाहकार से पूछा। उसने कागजों के मोटे ढेर को वापस अपनी मेज पर रख दिया, लेकिन शब्दों को घूरता रहा। ये हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का पूर्वानुमान है। हम उस दुनिया के बारे में बस इतना ही जानते हैं? हाँ महाराज, इस दुनिया के बारे में भविष्यवाणियां बहुत कम थी। ऐसा नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा खतरे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कठिनाई बहुत ज्यादा है। हमने अभी तक मूल्यांकन अभियान के लक्ष्य की घोषणा नहीं की है ना? महारानी, क्या आप सचमुच वहां कुछ साहसी लोगों को भेजकर उसे वापस लाने के बारे में सोच रही हैं? उसने खुद को ये बात कहने से रोका। वहां सभी प्रकार के मंत्र और जादू थे जो किसी व्यक्ति द्वारा अतीत में बोले गए वाक्य को भी वापस ला सकते थे। क्या वे सभी होनहार और शक्तिशाली युवा नहीं हैं? वे इस तरह की यात्रा में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक नई दुनिया में भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। राजकुमार और राजकुमारी असहमत हो सकते हैं। वे मेरे बच्चे हैं, उन्हें मेरे वचन के विरुद्ध जाने का क्या अधिकार है? जैसी आपकी इच्छा महाराज, मैं तैयारियों का ध्यान रखूंगा। एज बाय फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।